लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो पहली कविता में ही पुलिस थाना हो गया था कि 77-78 में मैं लिख रहा हूँ, राम राम रटता रहता था राजा का तोता, तब तक राम नहीं आया था राजनीति में। और मैंने कहा मैं सरकार में नौकरी राष्ट्रपति से लड़के भी कर सकता हूँ, लेकिन जनसत्ता में संपादक से लड़के नहीं कर सकता। क्या बात है। और उसने तो जैसे कि हंगामा कर दिया, मतलब क्योंकि उसमें जितने भी कुलीन घराने हैं हिंदी के, जो पाखंड है हिंदी के नाम पर, और सारी जो बेईमानी और जो षड्यंत्र आजकल साहित्य में कुछ रचा नहीं जा रहा है, एक ही बस षड्यंत्र के अलावा षड्यंत्र ही रचा जा रहा है। और जो षड्यंत्र रचने वाले हैं वो कैसे कवि हो सकता है? जो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करे, जिसके अंदर कुलिश है, जिसके अंदर कुटिलता है, जिसके अंदर मतलब जमाने की क्रूरताएं भरी हुई हैं। हुआ क्या कि विनोद जी ऐसा भी कवि है, मैं कवि तो हूँ, आपने क्या पता क्या क्या विशेषण लगा दिए, लेकिन मैं एक शापित कवि हूँ मुझे लगता है। क्यों हूँ कि नवलगढ़ से एक साप्ताहिक अखबार आता छप के, अभी को नाम हो चिट्ठी। अच्छा। छोटा छोटा कौन छपता नवलगढ़ से शहर यहाँ का अखबार छपता ना, तो वो आतो हो। मैं एक दिन क्या करो कि दादू जी गेड़ा बारे, तो मैं बाकी डायरी खोल के और 2-3 कविता आपकी मैंने सफ़ेद पाने में मांड दी, और ऊपर लिख करके कृष्णदेव तरुण। हाँ। अच्छा। और चिट्ठी में भेज दी मैं मेरे नाम से। वाह। सुनो मेरी कौन लिखी बता दें। तो साहब 5-7 दिन बाद मैं स्कूल से आयो घर, तो दादू जी बारह ही बैठे उड़े पे, और हाथ में चिट्ठी को नयो अंक। तो मैं भीतर जाऊं, बोले अठीना, तो बोलो बोलो कविता भी लिखने लग गयो कि तुम? क्यों हो? तो वो चिट्ठी को वो ना मेरे मुंह पे मारो। मेरे मुंह पे मारो, बोले तू कदे ही कवि कौन बन सके। ये बात मैं बता रहा हूँ, मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ये सब प्रसंग है, लेकिन वो कोई अंदर से दुर्शीष नहीं दे रहे होंगे, वो तो दादाजी ही थे ना मेरे। लेकिन वो गुस्सा आया कि इस रास्ते पर चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे। भाई यही था ना, उसका सबक क्या था। बिल्कुल। अब क्या आ गई वो, मैं देख रहा हूँ कृष्णदेव, और उस समय छपा हुआ नाम देखने में कितना नशा आता था। आजकल तो कोई पूछता नहीं है सारी चीजें। तो इस तरह करते करते फिर मैं अपनी ओरिजिनल लिखने लगा, और मैं लिख के कमाने भी लगा। मतलब हम तो साधारण थे ना वो। अब वो तो बात रही नहीं थी, रतनगढ़ में घर था, दादाजी तो अपनी तरह के कारीगर थे। जब कोई पैसों की जरूरत होती थी तो कोई काम कर देते थे। आगे पैसे अब जाओ बाढ़ में। उन्होंने एक और किस्सा मैंने याद आ गया दादू जी को ही। अब कहोगे कि दादू जी पे थोड़ी हो रहा है। नहीं जरूरी है सर। वह कारीगर बहुत तगड़ा। तो और राम मंदिर बनायो बैठा फतेहपुर महाराष्ट्र में। अच्छा। तो एक माहेश्वरी बनी हो, बहुत पीसा हड़ो, नई हवेली बना रहे हो। तो वो दादाजी के आयो कि लकड़ी को काम करना है, ये दरवाजा बनाना है, फला करना है, और वो कार्विंग को काम, कोरनी को काम मास्टर हमारा दादाजी। बोले ठीक है, तो बहुत बड़ी हवेली बन रही है, तो लकड़ी वकड़ी ला के तो दादाजी और उनकी टीम लग गई काम करने के लिए। नहीं दादाजी ने, हाँ दादाजी बोलो काम तो कर दूंगा, लेकिन जो मार्केट में रेट है उससे 1.5 गुना लेता हूँ मैं। अच्छा। करवाना तो करवाओ। तो उसने तो ठीक है, तो उसको ले गए दादाजी को, और उन्होंने दरवाजे बन रहे हैं, ये बन रही है, वो बन रही है। 15 दिन काम चला होगा, लकड़ियाँ पड़ी थी, कुछ बन गए कुछ नहीं है। एक दिन वो सेठ आया काम देखने के लिए। तो उसने काम वाम देखा, ये इधर उधर, मोहनलाल जी यार ये क्या कर दिया, मतलब यार बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। वो पैसा कम करवाने की 1.5 गुना ले रहे, थोड़ा नीचे तो आवे, कह देगा कि थोड़ा कम कर दियो कि हारो जो नाम है भैया को काम को नहीं आयो। बोले अच्छा ठीक है, और कोशिश करूँगा, देखांगा। तो वो मतलब आपकी नाराजगी जता के चले गए। और बस नाराजगी यही वास्ता ही, क्योंकि काम तो मैं फर्स्ट क्लास करता है, नाराजगी यही वास्ता कि पैसा कम कर दे, थोड़ा डाउन लेवा, मतलब मानिया को ही काम है। वो सेठ गयो और कारीगर ने कहो कि ये एक जगह इकट्ठा करो ये लकड़ सारा,
बड़ा बनेड़ा दरवाज़ा फला ये, और बाकी जो लकड़ी, और एक हवेली में कितनी लकड़ी लाके बस सारी, और भी मैं कह तूड़ी लगा दी, पूरा का पूरा दरवाजा आर पे चढ़ गया। वो सेठ आयो, मैंने सेठ ने कहो कि बेटा तो ये आया, बोले मोहनलाल जी यो क्यों हो? बोले थारी लकड़ी गई, मेरी मजूरी गई, बराबर है बोले कि हाँ मेरे से काम आप नहीं करवा सकते। वैसे थे वो, मतलब सन की, मतलब अपनी कला के प्रति उनमें वो था, एक गर्व का भाव था कि मैं कलाकार हूँ, और हूँ तो ऊंचे दर्जे का हूँ, ऐसे नहीं है। तो वो मेरे वैसे वो मिजाज भी वैसा ही था। तो अब उनका रक्त मेरी सिराओं में प्रवाहित है, तो मेरी हरकतों को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि कहाँ से आई होंगी ये। ऐसी कोई हरकतें मैं नहीं करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं। तो बटे फार मारो लिखना पढ़ना शुरू हो गया। और आपने मैं क्या बताऊँ, मैं हमारी 17-18 साल की उम्र में धर्मयुग में छपतो कादम्बी में हिंदी की सारी पत्रिका में छपन लग गयो, और मैंने पैसा भी मिलने लग गया। ये सरिता मुक्ता चंपक में भी कहानियाँ लिखतो, तो आता है ना 15 रुपया आया, 20 रुपया आया, तो वो घर आना नहीं लग गया यार, कमाने लग गया छोरो, कदे 100 आ गया, 5 आ गया। तो मैं भी, तो फिर मैं बहुत ही मतलब प्रोफेशनल काम करने लगा, लेख लिखने लगा। ये जैसे नहीं होता है पैसे भी मिलना है, जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, उस जमाने में वही पॉडकास्ट था, तो हम भी पैसा, और फिर वो करने लगे। और उसके बाद 77 में मैंने BA पास की बटू। अच्छा झुंझुनू से बगड़सी जातो, मतलब पास ही तो है, रोज जातो आतो। और मैं फिर एडमिशन लियो अठे आप बैठा। मेरा एडमिशन 2 जगह हो गया, JNU में और अठे मेरा BA में भी बहुत अच्छा परसेंटेज आ। और तो JNU में भी भरियो, मैं जयपुर में भी भरियो, तो दोनों जगह एडमिशन हो गया मेरो। पर मैंने लागो दिल्ली दूर है, आप जयपुर जाला, तो मैं अठा आ गयो। ये जो आप बैठे हैं हिंदी विभाग, अठे ही आके ये है। और जब तक मैं आयो हो अठे MA करण ने, जब तक मेरी कवितावां, गीत धर्मयुग से लेके रविवार से लेके कादम्बिनी, नवनीत, मतलब सब जगह छपती है। यो कमरो हो, देखो सामने है ना वो। अठे नामवर सिंह आया, हाँ मैं MA करतो हूँ ना जब, नामवर सिंह कबीर पर व्याख्यान देने आया। और वो व्याख्यान देने से पहले मेरे को भी कविता पाठ करवाया गया, मतलब जो होता है। बड़े प्रसन्न हुए थे नामवर जी, मैंने कि कविता लिखने को तो भाई उम्र जलानी पड़ती है, ऐसा कोई मैंने गीत सुनाया। और मतलब तब तक मैं मशहूर, एक कवि के रूप में मशहूर हो गया था। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को प्रोफेसर से लेके सब कवि आते थे, धर्मयुग में छपना बड़ी बात थी। मैं जगदीश जोशी थे, वो बड़े प्रसन्न होते थे धर्मयुग में रचनाएं। मेरे प्रोफेसरों की नहीं छपती थी उस समय, वो कहते थे कि तुम कैसे छपा लेते हो। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो भेजता हूँ। और धर्मवीर भारती मुझे बहुत छापा मेरे को उन्होंने। तो मैं छपने लगा, और एक कवि के रूप में मतलब मेरी एक छोटी मोटी ख्याति देश भर में फैल गई, क्योंकि उस समय मैंने जो गीत लिखे, तो इमरजेंसी के बाद का दौर था ये। तो मैंने एक गीत लिखा था, राजा रानी प्रजा मंत्री बेटा इकलौता, माँ से कथा सुनी थी जिसका अंत नहीं होता, महलों में बिन पूछे कैसे आई पुरवाई, राजा ने 10-20 जनों को फांसी लगवाई, राम राम रटता रहता था राजा का तोता, माँ से कथा सुनी थी जिसका अंत नहीं होता। ये एक पॉलिटिकल गीत था पूरा का पूरा। और मैं उस थे अंदाजो लगाओ कि 77-78 में मैं लिख रहा हूँ, राम राम रटता रहता था राजा का तोता। तब तक राम नहीं आया था राजनीति में। वो मैंने भेजा साहब। मैं तो सबसे पहले धर्मयुग में ही भेजता था, वहाँ जब रिजेक्ट हो जाता था तो फिर कहीं और भेजता था। फिर उनसे मेरी एक वो भी हो गया था, चाहने लगे थे भारती मुझे, लेटर वेटर भी लिखते थे। वो गीत उन्होंने एक धर्मयुग का प्रसिद्ध इमरजेंसी अंक निकला था, इमरजेंसी विशेष अंक। अच्छा। उसके संपादकीय की जगह छापा वो गीत। वो एक कथा गीत है कि मैंने पूछा तो माँ बोली केवल गुनता जा, तुझे कहानी से मतलब है केवल सुनता जा, समझ नहीं पाया किसका है किससे समझौता, एक सुनी उसी का अंत नहीं होता। और राजा, अंतिम पंक्तियां हैं उसकी कि राजा राज किया करता था राजा राज करे, प्रजा भूख मरा करती थी प्रजा भूख मरे, अब मैं किसी कथानक का भी दर्द नहीं ढोता, एक कहानी सुनी उसी का अंत नहीं होता। तो इस गीत ये जब छपा तो एक राजनीतिक इसमें वो था, मतलब इसके बहुत प्रशंसक
जेटली जो मर गया वो मिनिस्टर था ना, अरुण जेटली, उसको वो तब यूनिवर्सिटी का वो था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, मेरे से तो बड़ा था, रह चुका था। उसको जबानी याद था ये गीत, मतलब धर्मयुग में इतना प्रसिद्ध हुआ वो गीत उस जमाने में पॉलिटिकली, सारे इप्टा वालों में गया। जब मैं पटना गया तो उषा किरण खान मुझसे मिलने आई ऑफिस में, और आते ही ये पूरा का पूरा गीत उन्होंने मुझे जवानी सुना दिया। मैंने कहा आपको कैसे याद है? बोले नहीं, जिस धर्मयुग में आपका गीत छपा था उसमें मेरी कहानी भी छपी थी और ये मेरे को याद हो गया था। तो उसने मेरी एक ख्याति अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन ट्रेजेडी ये हुई उसके साथ ही कि वो दौर ऐसा था कि गीत को साहित्य से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका था, नई कविता, फ्री वर्स, जबकि मैंने अपने लिखने की शुरुआत, हाँ वो तो बताया ही नहीं आपको मैंने, अपनी जो पहली कविताएं थी, थोड़ा सा मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, बीच बीच में जो आप मैं थोड़ा सा तो बता देना। मेरे को जो बातें याद आ रही है वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। अब सुनिए आप मेरे कवि बनने की दास्तान, कि वो तो ठीक है, दादाजी वाला किस्सा हो गया, फेंक दिया। उसके बाद मैं कविताएं लिखने लगा था, कुछ लिखने लगा था, उस समय अकाल पड़ा। अच्छा, मतलब आपने इलाके में अकाल पड़े छोटो मोटो, और काला बाजारी तो गाँव को जो बढ़िया हा, माहेश्वरी बढ़िया हा, तो वह भी काला बाजारी शुरू कर दी। और ये वो जो होता है कार में कि वो सारी चीज़ें, अब जैसे गैस सिलेंडर की काला बाजारी चल रही है, तो ये सब उस जमाने में भी चलता था। तो मैंने 3 कविताएं लिखी अकाल डायरी से, और ये वो फ्री वर्स में लिखी मैंने। अच्छा, मतलब गीत तो लिखता ही था, लेकिन फ्री वर्स भी लगातार लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाद में शुरू किया। अकाल डायरी से 3 कविताएं, तो उसमें अकाल में ये हो गया है, वो है, बच्चे वर्णन किया, मतलब रेगिस्तान के गांव का फला, और फिर जो हमारे गांव का जो महाजन था उसका नाम लेकर के लिखा मैंने, वो काला बाजारी कर रहा, पूरा नाम लिख दिया उसका, फला, मतलब जैसे कि अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई और नाम लिख दूँ, पूनम चंद माहेश्वरी काला बाजारी कर रहा है, फला ढिमका, ये वो। अच्छा, वो मैंने भेज दी राजस्थान पत्रिका में। अच्छा, राजस्थान पत्रिका में श्री गोपाल पुरोहित तब संपादक थे, संडे वाली वो आता था, अब तो आज तो अखबार वो रहा ही नहीं इस तरीके। तो अगले ही सप्ताह उसके जो संडे एडिशन है उसके ऊपर चित्र वित्र लग के अकालकार 3 कविताएं छपी आ रही, हो गया भागते हुए। वो उस बढ़िया के पास लेके अखबार कोई पहुंच गया। ये मेरी उम्र क्या थी, मतलब मैं बालिग नहीं हुआ था, 18 से कम ही था। अच्छा। तो इसलिए बचा मैं। तो उसको लोगों ने भड़काया, तो वो चौकी में पहुंच गया पुलिस अखबार लेके। चौकी बगड़ में खुली ही पहली थानों तो धुंध को, और हमारे स्कूल पिरामिड स्कूल के सारे ही एक कमरों हो बैठा, आके चौकी खोल दी। तो वो सिपाही भी बैठेगा या, मतलब मैं पिताजी ने जानता ना, बैठा पढ़ाता पिताजी तो, और गांव में एक साखी चित्रकार हर दूसरा काम करता तो जानता। तो साहब वो लेकर के वो वर्दी पहन के वो बढ़िया मेरे घर आए, यहाँ आए, पिताजी भी ये थे। तो बोले ये है साहब, इसने लिखी है। तो वो चौकी वाला सिपाही बोला ये तो टाबर है। बोले टाबर है या इनका क्या, अब क्या कर रहे हो आप, फला ढिमकार ये वो। फिर मेरे पिताजी भी आए, जानते तो सभी थे, गांव का ही मामला था, तो वो रब करके मतलब सारा मतलब वो निपटा दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो पहली कविता में ही पुलिस थाना हो गया था, बचा मैं। अच्छा, मैं जानबूझ के लिखा, मेरे कुछ शरारत है मेरे भीतर कि मैं केवल ये भी लिख देता कि वो कविता का तो विचार तो संप्रेषित हो ही जाता ना। बिल्कुल, गांव का बनिया काला बाजारी कर रहा है, इसमें तो कोई वो नहीं है। अब नाम लेके आप एकदम पर्टिकुलर वो करोगे तो ये तो एक शरारत है ना। लेकिन शरारत इसलिए कि साला उसको पता तो चले। बिल्कुल। तो ये जोखिम शायद उस उम्र से ही मेरे भीतर एक वो आ गया। तो ये भी एक रोचक प्रसंग है। तो वहाँ से मेरी कविता यात्रा की शुरुआत हुई। और फिर नौकरी? हाँ, नौकरी तो बेरोजगारी भी जल्दी आप बताएंगे आपको कि मैंने एमए किया यहाँ पे जी। एमए में टॉपर था, और उसके बाद पीएचडी भी रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने। अच्छा। लेकिन क्या है कि उस समय अध्यापन के प्रति मेरी वितृष्णा थी। वो तो ये कह रहे थे कि आपका तो हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में ही हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, मतलब पढ़ाने के लिए। लेकिन एक वितृष्णा थी मेरे भीतर पढ़ाने को लेकर। दूसरी उस ज़माने में ये मीडिया वगैरह, ये आकाशवाणी, अच्छा उस समय जब मैं
यहाँ था तो मैं अपना खर्चा खुद ही निकालता था, आकाशवाणी में जाता था, आकाशवाणी में लिखता था। और हाँ, वही अकाल की, सुनिए अब आप, कि वो जो अकाल डायरी की 3 कविताएं हैं, मैं तो बच्चा था उस समय, आकाशवाणी के लोग कैसे काम करते थे। यहाँ कार्यक्रम अधिकारी थे कोई शर्मा जी, साहित्य के, तो उनको कविताएं अच्छी लगी तो वो राजस्थान पत्रिका के ऑफिस गए, तो कहा कि इस कवि का पता दो, ये राजस्थान के हैं क्या। तो वो कागज में मिल गया पता कि ये ऐसा पता बगड़ के हैं। तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया रेडियो का, बगड़ में कविता पाठ का। तो हंगामा हो गया उस जमाने में, मतलब, और बिना किसी उसके सारी रेडियो। तो मैं यहाँ आया, मेरी तरफ ऐसे देखे वो शर्मा जी, एक दूसरे, ये वो। मेरे को मुख्य कविता पाठ में उन्होंने अच्छा आमंत्रित कर लिया था कि कोई सीनियर कवि है। मैं टाबर था, युवाणी नहीं है, दूसरे प्रोग्राम में नहीं, सीधे ही साहित्य के उच्च स्तरीय कार्यक्रम में मैंने कविता पाठ किया उस जमाने में। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, उस जमाने के जो ऑफिसर होते थे, प्रोफेसर होते थे, वो प्रतिभाओं को पहचानते थे। एक आदमी आकाशवाणी से आएगा, वो उसका पता ढूंढेगा, इतना क्या है, वो तो खड़े रहते हैं ना 20 आपके हाथ जोड़ के, उन्हीं में बुला लो किसी को। ऐसे लोग हुआ करते थे। तो उसमें फिर मैंने एमए करते ही मेरा रिजल्ट आने ही वाला था। तेज सिंह जोधा आए यहाँ सामने, तेज सिंह जोधा जानते हो आप? वो पढ़ाते थे राजगढ़, अच्छा, सादुलपुर, मोता कॉलेज, हिंदी के प्रोफेसर थे वो। हुआ क्या कि वो 1 साल की उन्होंने छुट्टी ली माणक निकालने के लिए। माणक पत्रिका शुरू की थी तेज सिंह जोधा, उसके शुरुआती संपादक थे। पद्म अंक देखोगे तो पता चलेगा कि क्या होता है। 1 साल की छुट्टी ली तो वहाँ अच्छे लोग थे, वो प्रिंसिपल भी व्यास जी थे। तो तेज सिंह जोधा को कह के चले गए कि भाई ठीक है, मैं छुट्टी तो दे दूंगा आपको, लेकिन आपकी जगह कोई किसी आदमी को आप ही लाओ। ठीक है, 1 साल की नौकरी है ना, उसके बाद तो आ जाएगा। तो वो लेके आए अर्जुन देव को। अच्छा। अर्जुन देव ने एमए किया हुआ था वहाँ से, जो अर्जुन देव चारण अपने। तो अर्जुन देव 1 साल रहे वहाँ पे। जब अर्जुन देव का 1 साल पूरा हो गया और उस तेज को बढ़ाना था, तो कहा कि एक आदमी और चाहिए। तो अर्जुन का शायद कहीं यूनिवर्सिटी में हो गया या कुछ हो गया था, मेरे को याद है। आजकल तो आपको वो कुर्ता बंडी उसमें दिखते हैं, उस समय जीन्स और ये काले और ये इतने बड़े बड़े जूते और ऐसे, मतलब छबील, मतलब बना साहब की तरह दिखते थे। तो वो चले गए। अब फिर उसके पास वो व्यास जी ने कहा कि आप ही लाओ साहब आदमी। वो तो गया, तो आप ही लाओ। तो अब मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए और यहाँ पकड़ा मेरे को सामने। और दूसरे दिन रिजल्ट आना था, अभी मेरा आया नहीं था एमए का रिजल्ट। बोले चल कर चल, बोले सादुलपुर चल, पढ़ाओगे तू। तो कहा मेरा रिजल्ट ही को नहीं आया, क्या कर रहे होते। बोले हो गया ना रिजल्ट की जरूरत, चल। ले गए मुझे बस में बिठा के, साथ में न कपड़ा न अगर। वहाँ जाके दूसरे दिन रिजल्ट आया, मैं टॉप था ही उसमें। तो वहाँ मुझे तुरंत उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। और 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। बहुत अच्छी कॉलेज थी। तेज सिंह खुद भी थे, मैं भी था। और फिर मेरा जब आकाशवाणी में सिलेक्शन हो गया, मतलब आकाशवाणी में यूपीएससी के जरिए, आपने नौकरी के बारे में पूछा है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा व्यास जी मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं साहब, आप आदमी दे के जाओ हमें। देखो कैसे आदमी थे, मतलब कि वो चाहे तो अपने 50 लोगों को लगा सकते हैं सिफारिश, वो कि मेरे ऊपर डाल दिया जैसे तेज सिंह वाला। तो अब मैं फिर आया यहाँ, तो मैं आरडी सैनी को पकड़ के ले गया। अच्छा। रामधारी को जानते हैं क्या? नाम सुना है। आरपीएससी के मेंबर रहे, अपना पिलानी का है। तो उनको ले गया वो वहाँ पे। तो वो करके और मैं आया। फिर मैं 1982 में मैं कार्यक्रम अधिकारी, मैं आकाशवाणी ज्वाइन करी रांची में। अच्छा। फर्स्ट पोस्टिंग। अच्छा है, आनंद है, भोरे भी ना जाए। तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई रांची। अच्छा। तो रांची में मैंने की। तो उसके बाद भी कुछ जमा नहीं मेरे को। 2-3 साल मैंने नौकरी की। जी। मैंने कहा नौकरी तो मिल गई, लेकिन आज कोई लिखने पढ़ने, मतलब कोई सलीका जम नहीं रहा है। तो मैंने आ गया, मतलब मैं न तो कुछ बताया मैंने उनको, मैं आकर के और दिल्ली में आ गया।
तो दिल्ली में जब जनसत्ता वगैरह निकल रहा था, मेरी लिखने में रुचि ही थी, तो वहाँ मैं लिखने लगा, मंगलेश डबराल, प्रभाष जोशी, ये वो। तो मैंने और फिर मैंने इस्तीफा भेज दिया। अच्छा अच्छा। नौकरी से इस्तीफा दे दिया, गजेटेड पोस्ट पे था मैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ फ्रीलांसिंग करने लगा दिल्ली में मैं। दिल्ली में फ्रीलांसिंग करने लगा। फिर यूपीएससी से फिर निकला इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जैसे। उसके बाद जी यूपीएससी से फिर निकली हायर पोस्ट के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। मैंने फिर अप्लाई कर दिया। ये उससे जहाँ मैं छोड़ के आया था उससे बड़ी पोस्ट था, मतलब ये। अच्छा। ये जिसमें बिना बताए बिना ही छोड़ी है इस पोस्ट को, बिना बताए बिना ही छोड़ी है। नहीं, इस्तीफा दियो मैं। इस्तीफा वो तो इस्तीफा हो गया ना, मैं दिल्ली आ गया और फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं जनसत्ता वगैरह में लिखता हूँ। बी के बाद यूपीएससी से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू हुई। अच्छा। तो भी मैं के सीधो स्टेशन डायरेक्टर ही लगाता हुआ क्या तो, और ये सारी चीजें तो वो दिया मैंने। तो उसमें भी मैं टॉप, मतलब दूसरे नंबर पे सिलेक्शन हुआ मेरा। तो मैं गया, प्रभाष जी बोले कि मैं नहीं जाने दूंगा, और उन्होंने अपॉइंटमेंट बोलो असिस्टेंट एडिटर आप बनिए। मंगलेश जी के अभी भी पत्र पड़े हैं मेरे पास, प्रभाष जी से मिलिए, वो कह रहे हैं आप असिस्टेंट एडिटर। लेकिन तब तक मैंने अपने व्यवहार को, विनोद जी, समझ लिया था कि मैं इन बनियों की या प्राइवेट नौकरी में मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी की सुध नहीं सकता। तो प्रभाष जी से तो मेरे बड़े अच्छे थे। प्रभाष जी ने कहा कि तू क्यों जा रहा है? उन्होंने कहा कि अच्छा खासी जर्नलिज्म छोड़ के, और मैं अब तो जॉब भी दे रहा हूँ तुमको, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा प्रभाष जी इसलिए जा रहा हूँ कि जब तक आप हैं संपादक तब तक तो काम हो गया, कोई दूसरा कोई मूर्ख आके बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे फेंकेगा इधर उधर, नौकरी से निकालेगा, मैं हाथाजोड़ी किसी की कर नहीं सकता। और मैंने 3-4 साल इस्तीफा दे के ये देख लिया था, और मैंने कहा मैं सरकार में नौकरी राष्ट्रपति से लड़के भी कर सकता हूँ, लेकिन जनसत्ता में संपादक से लड़के नहीं कर सकता। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। अखबार में या फैक्ट्री में या फला जगह में मालिक से लड़के नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी नौकरी में राष्ट्रपति से लड़के भी कर सकता हूँ, उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या बात। तो मैंने कहा इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है कि मुझे केवल जीवन यापन का एक साधन चाहिए, बाकी करना तो कुछ और है मुझे। तो वो उपयुक्त है, और मैंने कहा उससे मुझे पेंशन भी मिलेगी, और मेरा डिसीजन। तो वहाँ से फिर जब दोबारा सिलेक्शन हुआ तो मैं आया, फिर मैं बाड़मेर गया, बाड़मेर रेडियो शुरू किया मैंने। वहाँ से फिर जयपुर आया रेडियो में, फिर वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं दूरदर्शन अगरतला गया, डायरेक्टर अगरतला आप सोच नहीं सकते कितनी दूर है, 3,000 किलोमीटर दूर मैं चला गया। मेरे साथ के जितने भी लोग थे उन्होंने अपने कैंसिल करवा लिए ट्रांसफर वगैरह, लेकिन बोले आप, मैंने कहा मैं जाऊँगा। मैंने कहा यही तो नौकरी का आनंद है कि मैं पूरा देश घूम लिया। अगरतला जा सकते हो क्या? आप 2-3 साल रहा वहाँ, इतनी अद्भुत जगह है, और नौकरी के कारण मैं वहाँ से फिर पटना आया, रांची आया, जयपुर आया, दूरदर्शन में ही। फिर दिल्ली में रहा 15 साल में हेडक्वार्टर में। तो और इस बीच लिखने पढ़ने का सिलसिला चलता रहा। नौकरी का ये है, और मैं 17 में सेवानिवृत्त हो गया, और अब मुझे एक अच्छा खासा पेंशन मिलता है, जिससे कि मैं अपना क्योंकि मैं कॉमर्शियल राइटिंग नहीं करता हूँ। अगर मैं नौकरी नहीं करता होता तो मैं कॉमर्शियल राइटर भी बन सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप जो भी काम करोगे। लेकिन जब हो गया कि मेरा एक पान कार्ड, मेरा एक उसको मैं मेंटेन कर सकता हूँ, तो अब मैं वही लिखूँगा जो मुझे लिखना है, मतलब कॉमर्शियल राइटिंग में नहीं करूँगा। और उसने मुझे बचा लिया। तो मैं इस बीच सारा कुछ है। और उसके बाद तो जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद भी बहुत लोगों ने कहा ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, अब मेरे को वो जीवन की चिंता नहीं, अब मैं वही करूँगा जरा जो मेरा मन कहेगा, जो सारी चीज़ें। इसी तरह से ये यात्रा चली आ रही है अभी तक। जी, पत्रकारिता के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सर। पत्रकारिता बी टाइम जो थे करता और आजगी की पत्रकारिता है, पूरा सिनेरियो ही बदल गया पत्रकारिता का। तो जी, पत्रकारिता का तो पूरा दृश्य बदल गया, और पत्रकारिता है ही नहीं वो जो कभी हुआ करती थी। अभी तो सब हम तो मैंने कॉलम लिखे, मैंने रविवार में कॉलम लिखा, जनसत्ता में मैं लिखता था, ये लिखता था। आपको लिखने की स्वतंत्रता होती थी, और प्रतिभाओं की कदर होती थी वहाँ भी, सारी चीज़ें। लेकिन अब तो राजनीतिक रूप से नहीं है, मतलब सारा मीडिया ही अविश्वसनीय हो गया है।
मतलब पूरा पूरा देश का, क्योंकि कुछ घरानों के कब्जे में पूरे के पूरे चैनल्स हैं, पूरे अखबार हैं। अब कोई योद्धा गोयनका जैसा योद्धा पैदा नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं कि रामनाथ गोयनका भी हमारे शेखावाटी के थे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार के मालिक थे और वो सारी चीज़ें। जब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस निकालने की सोची तो वो तो नैतिक आदमी थे ना, तो उन्होंने अपने मित्रों से राय मशवरा किया, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अखबार निकालने से पहले और धंधे, तो उन्होंने क्या किया कि जब इंडियन एक्सप्रेस शुरू किया तो उनके वो और धंधे थे वो बंद कर दिया या भाइयों को दे दिया या किसी को मुक्त कर लिया खुद को। ठीक, तो सारी चीज़ें केवल अखबार निकालूंगा। क्योंकि मैं अपने किसी कारखाने के लिए अपने अखबार के जरिए कोई लाभ नहीं लेना चाहता। तो वो ऐसे नैतिक लोग थे कि, और निकाला उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस। इंदिरा गांधी जैसी शक्ति से वो टकराया। ये ईडी के छापे आपको आज दिख रहे हैं, मुझे तो याद है इंडियन एक्सप्रेस में कैसे छापे पड़ते थे ईडी के, और सील कर दी थी पूरी की पूरी इंडियन एक्सप्रेस को। लेकिन वो योद्धा आदमी था गोयनका, टकराया। तो ऐसे किरदार भी अब नहीं है पत्रकारिता में, पत्रकार भी नहीं है, पत्रकार एक कैरियर हो गया है। और पत्रकारिता तो देखिए कि जितना वो ऊपर से मैनेज करते हैं ना, राजनीतिक, आपको पता है राजनीतिक, उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, राजनीतिक जो परिदृश्य है अपना, और पूरी दुनिया ही देख लो, युद्ध के बीच बैठ के अपन बात कर रहे हैं, कोई मामूली बात है क्या? पूरी दुनिया झुलस रही है इस समय और अपन बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। अब विश्वसनीय सोशल मीडिया ने पूरी पत्रकारिता को बदल दिया। ऊपर से वो मैनेज करते हैं लेकिन नीचे से धधक जाता है। क्या बात है। जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ा मीडिया बन गया है कि किसी चीज़ को आप दबा नहीं सकते। गांव-गांव में संवाददाता हो गए हैं, जिसके पास भी कैमरा है वो पत्रकार है। पत्रकार के ऊपर कोई कलगी थोड़ी लगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय संविधान के अनुसार जो आपको बोलने और करने की आज़ादी है, उसी के तहत सब पत्रकार होते हैं, जो सबके पास है। तो जो कैमरा लेके जो निकले हैं, और ऐसी बेरोजगारी की हालत है आजकल। जी जी। तो एक आंकड़ा आया था कि जितनी नौकरियां सरकार ने नहीं दी हैं उससे ज़्यादा तो उसने दी है क्या, वो यूट्यूब वालों ने। जितने यूट्यूबर्स पैदा हो गए और वो अब अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, जो सक्सेस हैं, कुछ लगे हुए हैं, जो भी है, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद है जिसको एक रोज़गार मिला है। अच्छा भी काम हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, ये भी है, सारी चीज़ें जो भी है उसकी समीक्षा करने के लिए नहीं बैठे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक नया ही आयाम पत्रकारिता का खुल गया। हर आदमी पत्रकार है। बिल्कुल। एवरीबॉडी। अब कोई विशेष दर्जा नहीं है। आप करते होंगे नौकरी, वहाँ फला ढिमका है, आपने भी लिख दिया। और ये सोशल मीडिया की और इसके आप ये करते हैं, इसका जादू देखो ना आप, कि यहाँ बैठ के आप 2 लाइन लिखते हो इस पेड़ के नीचे अपनी फेसबुक में, और विद इन सेकेंड्स वो पूरी दुनिया में पढ़ी जा सकती है। मतलब पूरी दुनिया में पढ़ सकते हैं। अगर कुछ पढ़ने लायक है तभी पढ़ेगा, लेकिन आपको ऐसा माध्यम दे दिया। क्या बात। इसीलिए साहित्य भी बदल गया, पूरा का पूरा बिखर गया है। न संपादकों की दादागिरी अब बची है, न प्रकाशकों की बची है, जो पहले हुआ करती थी। बाकी तो धंधा तो चल ही रहा है, वो तो एक अलग है, लेकिन मोनोपोली जो थी, मोनोपोली वो टूट गई। और अगर ये सोशल मीडिया नहीं आता तो ये हिंदी के काले चोर मुझे दफना देते भाई साहब। क्या बात। विनोद जी, क्या बात। ये जो कुलीन घराने हैं हिंदी के, जिनका मैं लगातार विरोध करता रहा हूँ बिना किसी प्रत्याशा के, मेरे सामने भी ऑफर आए, मेरे पास भी प्रस्ताव आए, मेरे पास भी आए, दिल्ली से लेकर यहाँ तक क्या नहीं हुआ है, मतलब सारी चीज़ें। तो ये अगर ये मीडिया नहीं होता तो ये तो मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ते। इसने ऐसे जितने सारे लोग हैं, तो उनसे मैं टकराया। तो मैंने एक माध्यम मेरे पास था। मान लो कि आप अखबार में नहीं छापोगी तो मत छापो, मैं यहाँ छापता हूँ। बात में दम होगा वो रहेगी, चाहे वो वहाँ छपी हो, चाहे यहाँ हो या बोली हुई हो। बात में दम होगा वही तो रहेगी ना। तो ये एक बहुत कितनी स्त्रियाँ आ गई गांव से लड़कियां अपनी भावनाएं लिख रही हैं। वो कविता है कि नहीं, लेकिन अपने को व्यक्त करने लगी हैं। तो ये कोई मामूली बात है क्या कि सारी चीज़ें, ये आ रहा है वो आ रहा। तो कोई भी माध्यम आता है तो उसका बुरा पक्ष भी होता है, जी जी, उसका सार्थक पक्ष भी होता है।
एक बंदूक सैनिक भी रखता है, एक बंदूक गुंडा भी रखता है, फर्क है ना सब में। उद्देश्य तो वो तो उपयोग सारी चीज़ें होंगी। तो पत्रकारिता तो अब रही नहीं है। और अच्छा, रेडियो था, रेडियो की आज की तारीख में क्या? हाँ, रेडियो जब दूरदर्शन आया विनोद जी, तो एक आ गया कि अब रेडियो खत्म हो जाएगा। तब मैं कॉलम लिखता था, मैं भी लिखता था दूरदर्शन रेडियो के बारे में। कोई भी नया माध्यम किसी दूसरे माध्यम को खत्म नहीं कर सकता। क्या बात है। जब टेलीविज़न आया था तो रेडियो थोड़ा धुंधला पड़ गया था, लेकिन उसके बाद FM आया, वो आया बहुत सारे। और अखबार, जब रेडियो आया था तब ये कहा गया कि अखबारों की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अखबार भी चल रहे हैं, रेडियो भी चल रहा है, दूरदर्शन भी चल रहा है। जितने भी माध्यम आएंगे वो अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन रेडियो का मुकाबला नहीं है। रेडियो इतना सरल माध्यम है कि दूरदर्शन देखेंगे, टेलीविज़न, आपको अटेंशन चाहिए, ऐसे देखना पड़ेगा आपको। कितनी देर अटेंशन, 1 घंटा 1.5 घंटा, थक जाओगे, बंद करो, जो भी है देख लिया आपने। रेडियो आप आंख मीच के भी सुन सकते हो, काम करते करते, आप प्रेम करते हुए भी सुन सकते हो, दाढ़ी बनाते हुए भी रेडियो सुन सकते हो, नहाते हुए भी रेडियो सुन सकते हो आप। मैं तो जब अकेला रहता था पटना में, अगरतला में, तो मेहंदी हसन की रेयर वो लगा के सो जाता था, मेरे को नींद आ जाती थी, वो बजती रहती थी। लोरी का काम है, लोरी का काम करती है। हाँ, मतलब मेरे को नींद आ जाती थी वो लोरी की तरह, फिर 3-4 बजे आँख खुलती थी, फिर बंद करता था और वो बज रही है। तो ऐसा माध्यम कि जिसमें कि अटेंशन की जरूरत नहीं, इतनी सरलता। और एक केवल इसमें तो कैमरा लगता है ना। जी। अगर आप वॉइस का कोई चलाओगे तो केवल एक आपको माइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ से आप सीधा टेलीकास्ट कर सकते हो, कुछ भी मतलब सूचित कर सकते हो पूरी दुनिया को। तो और एक वक्त में तो रेडियो एक सांस्कृतिक संस्थान थे। जब मैं आया यहाँ 80 में 77 में, तो तब रेडियो का एक जादू था। एक से एक साहित्यकार, संगीतकार, कलाकारों से भरा हुआ था, लोगों से। और वो एक ऐसा था कि जहाँ बहसें होती थी, ये होती थी, चाय पीने जाते थे, जैसे सेंटर्स नहीं होते थे, इंटेलेक्चुअल्स के सेंटर। और उससे पहले देखो, मंटो ने काम किया, दिनकर ने काम किया, अश्क जी ने काम किया, मतलब बड़े बड़े अगे ने काम किया रेडियो में। मतलब रेडियो से ऐसे लोग जुड़े हुए थे। एक केसकर साहब आए थे बहुत पहले, सूचना प्रसारण मंत्री। उन्होंने ही कहा था कि ये ऐसा माध्यम है कि इसमें लेखकों, कवियों और चिंतकों को जोड़िए, और उसमें ये मत देखिए कि कवि कोई BA पास है कि नहीं। क्या बात है। तो उन्होंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स लेखकों को, ऐसे रेणु आते थे वहाँ पटना रेडियो में, मेरे सामने नहीं, पहले मतलब। अच्छा। तो वो आते थे, लोग बताते हैं उनको कि रेणु जी को नौकरी मिल गई, मतलब कि जाओ बैठो, कुर्सी मिल गई। तो और लोग पूछ लेते थे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बोले वो कोका कोला लाते थे 2 और टॉफ़ी जेब में भर के लाते थे। सारे दिन टॉफ़ी खाते रहते थे और कोका कोला के शौकीन थे वो। वो पीते रहते थे। लोग संस्मरण सुनाते हैं। तो ऐसे लोग आकाशवाणी से जुड़े। तो मैं तो 82 में वहाँ गया, रांची, और मेरे सामने 83 में शायद इंदिरा जी की हत्या हुई, मतलब 83 या 84 में कब हुई, तो मैं वहीं था, रांची। तो वो सिख पलाटून और वो सारा चीज़ है, कर्फ्यू सारे देश में, तो उसमें मैंने सारी रिपोर्टिंग की। वो बड़े आनंद के दिन थे और बड़ा उत्साह था, युवा थे, तो नए माध्यम पे, तो रेडियो में मैंने आनंद लिया। और इसीलिए अब मुझे अफसोस है कि मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए था, लेकिन मुझे रेडियो दूरदर्शन ने ऐसी हस्तियों से मिलने का सुयोग प्रदान किया है जो अन्यथा संभव नहीं था। और इतनी जगह, मतलब पूरा देश में, मैं बिहार में और झारखंड में 10 साल रहा, लगभग 10 साल, और दोनों जगह का 3 साल उसमें मैं दोनों जगह का डायरेक्टर था, पटना का, रांची का। दिल्ली आया, दिल्ली में सभी, चाहे फिल्म स्टार्स, सभी दूरदर्शन में आते थे और आपसे वो सबका करते थे। मेहंदी हसन के बेटे आए, रेशमा की बेटी मिलने आई, पाकिस्तान से आते थे, तो वो सब शेखावाटी में बात करते हैं। तो मैं, बड़ा आनंद है उसका। तो ये सब एक्सपीरियंस जो है, मतलब एक दूसरी जगह में रहता तो ये इतने एक्सपीरियंस और इतने अनुभव नहीं होते। बाकी संघर्ष भी मैंने संघर्ष ही करता रहा, ठीक है, जॉब मिल गया, लेकिन मेरा एक लगातार एक संघर्ष है, वो चलता रहा। और मैं भी अपनी शर्तों पे ही मैंने नौकरी की, मैं किसी दबाव में कभी नहीं आया, और वो निभ गया।
और उसकी बड़ी स्मृतियां हैं। दूरदर्शन, उसके बाद तो दूरदर्शन का ही कोई है। विशेष जगह कार्यक्रम एक दो की हैं? जगह दूरदर्शन पर आकाशवाणी पर जगह कोई विशेष कार्यक्रम थे चलाया हुआ है जगह आज भी थाने याद है थारी स्मृतियां का माए को? हाँ, वो जब मैं पुणे में था फिल्म इंस्टीट्यूट में, जी जी, तो वो ट्रेनिंग जब खत्म होती है हाँ, तो आपको एक बना के देनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्री या कुछ, जैसे लिख के, मतलब परीक्षा होती है वो। तो मैंने ऋत्विक घटक पे बनाई वो काम, डॉक्यूमेंट्री। हाँ हाँ, ऋत्विक घटक बड़े फिल्मकार, दुनिया के जाने माने फिल्मकार हैं बंगाल के। तो वो वहाँ पढ़ाते थे एक जमाने में पुणे में। अच्छा, तो उसके किस्से सुनाते थे कि उनके चेले मणिकौल, ये आपके कुमार सहानी। तो वो एक पीपल का गाछ है वहाँ पे, अच्छा, वहाँ आके बैठ जाते थे शिष्यों के साथ, अच्छा, और दारू पीते रहते थे। वो दारू से ही मरे ऋत्विक घटक। तो उन पे मैंने उसके उन दिनों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जो मेरी यादगार है। अच्छा, मैं अगरतला गया तो सचिन देव बर्मन त्रिपुरा के ही हैं। एक पेड़ की कहानी, एक पेड़ की कहानी ऋत्विक घटक पे वो बनाई थी। और ऐसे तो बहुत काम किया है, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं गिनाना चाहता जी जी, कि क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल काम है कि जो भी किया मैंने, बहुत लाइव किया, स्पोर्ट्स किया, क्रिकेट। मैं स्पोर्ट्स का डायरेक्टर, आप अंदाज लगा लो कि स्पोर्ट्स का डायरेक्टर रहा मैं सारे क्रिकेट मैच करवाता था, ये सारी कमेंट्री वगैरह ये सब भी मैं करता था। बाद में डीडी भारती का डायरेक्टर बना मैं। अच्छा अच्छा, तो कल्चर में आ गया। तो मैंने ये नहीं देखा दूरदर्शन में या रेडियो में, क्योंकि वो प्रोफेशनल काम है, जो भी मिला मुझे किया। और बहुत प्रोग्राम सचिन देव बर्मन पे डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई। और मीरा नायर के जो कामसूत्र के आप सरकारी कामसूत्र, हाँ, वो तो अलग कहानी है। वो कहानी ये है कि मीरा नायर बड़ी फिल्म मेकर है। कामसूत्र जिसकी फिल्म है, उसका बेटा जोहार मर्दानी आजकल वहाँ का मेयर है। अच्छा अच्छा, कहाँ का? न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क का मेयर है वो वहीं रहती है, मीरा नायर। तो उनको ये फिल्म बना थी, शूटिंग करनी थी राजस्थान में, आमेर में और यहाँ। तो ये सरकार का नियम है कि सिनेमा, बड़ा सिनेमा, ये टेलीविज़न वाला नहीं, ये वाला नहीं, इस पे नहीं है, लेकिन आप 16 mm पे कोई शूट करोगे तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है सूचना प्रसारण मंत्रालय की, भारत सरकार की। तो उसमें क्या करते हैं, भारत सरकार अपने एक ऑफिसर को लाइजन ऑफिसर लगाता है उसमें कि ये इसकी निगरानी करेगा। जी जी, क्या निगरानी करेगा? कि जो स्क्रिप्ट आपने जमा करवाई है, शूटिंग एज पर स्क्रिप्ट ही हो रही है या नहीं, या कोई गलत तो नहीं कर रहे हो आप, भारत की छवि को खराब तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, स्क्रिप्ट देख रहे हैं ना कि आज शूटिंग है। तो मैं हर शूटिंग में जाता था, उन गाड़ी वाड़ी वहीं ठहरता था, 5 स्टार में सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह पहुंचा तो वहाँ के किसी लोकल आदमी ने मुझे बताया कि आप रात को नहीं थे, रात को शूटिंग में। मैंने कहा रात को तो कोई शूटिंग नहीं थी। नहीं, बोलो कि स्विमिंग पूल में बहुत वो लिए गए हैं, सीन लिए हैं, वो न्यूड सीन थे सारे के सारे। वो फिल्म ही ऐसी थी कामसूत्र। तो उन्होंने जब बताया रात को शूट कर लिए, लाइट्स लगा के, ये वो 3-4 घंटे तक, और वो लड़कियाँ, वो कल्चर ही अलग थी, हॉलीवुड की थे ना। वो हॉलीवुड कल्चर ऐसा है फिल्म का, एक तो यहाँ का है। तो मैं गया तो वो एक सीन था कि घोड़े से आ रहा है, मतलब आमेर के ऊपर से हाथी आ रहा है, हाथी उतरता हुआ आ रहा है। इस बीच वो लीड करने लगा हाथी। तो एक आदमी चश्मा वश्मा लगाए ऐसे लिए हुए भाग के, और वो लीड उठा के फेंक रहा है। तो मैंने किसी को पूछा ये कौन है? बोले डायरेक्टर है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। देखो कि असिस्टेंट डायरेक्टर ये भी काम कर रहा है, मतलब यहाँ का आदमी कहेगा तो वो नहीं कहेगा, वो कहेगा उसको लाओ, उसको बुलाओ। ये प्रोफेशनलिज्म उसमें है। जो ही शूटिंग खत्म होती थी, लड़के लड़की एक दूसरे के गले में डाल के वहीं बैठ के अपना, उनका कल्चर अलग है, पीना पाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब तक शूटिंग हो रही है, काम है, तब तक एकदम स्ट्रिक्ट अनुशासन में वो रहेंगे। तो मैंने फिर उस पर वो शूट हुआ, तो मैंने फिर पूछा, तो फिर उनको पता चल गया कि कल्पित जी को पता चल गया है ये। तो उन्होंने मुझे अच्छा, वो होता क्या था कि वो जो शूट करते थे वो पूरा का पूरा, जो डब्बे बनते थे, पहले तो फिल्मों के डब्बे आते हैं ना, आपको याद है, तो 16 mm के डब्बे बनते थे। जो शूट हो गया, और वो दुलने के लिए लंदन जाते थे, लंदन यहाँ दिल्ली से।
तो वो जब तक कस्टम्स से नहीं पास होता था, जब तक कि मेरे साइन नहीं हो उस पर। मतलब मैं साइन करूंगा कि मेरे देखे हुए डब्बे हैं तभी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने वो उस रात वाले 2-3 डब्बे थे, मैंने इनकार कर दिया उनको। उनका मैं नहीं करूँगा साइन, ये क्या पता क्या शुभ किया आपने, फला ढुमका। तो वो तो इन्फ्लुएंशियल लोग थे ना, बड़े ताकतवर लोग थे, तो मुझे कई तरह से उन्होंने ये करने की कोशिश की, ये वो फला ढुमका, मैं माना ही नहीं सारी चीज़ें। फिर वो भास्कर घोष हमारे सेक्रेटरी थे दिल्ली में, अच्छा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी, मुझे एक डायरेक्टर को टेलीफोन कर रहे हैं, देखो आप कि कल्पी जी इनका काम कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे, मेरा सेक्रेटरी जो मुझे आदेश कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये साला दक गया तो। और वहाँ तो सारी चीज़ें ना करोगे क्या आप, मैंने तो राइटिंग में दी था सारी चीज़ें, मैंने राइटिंग में दिया, फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, और मैं राइटिंग में दे रहा हूँ, वो भी क्या करने का। और मैंने वो सारा वर्णन किया और सारी चीज़ें, और मैंने कहा कि इन्होंने नाम भी बदला है इसका, जो स्क्रिप्ट जो मुझे, क्योंकि स्क्रिप्ट तो मेरे पास ही आई ना, मैं तो देख रहा था, तो माया एंड तारा, अच्छा, जो सरकार से जो अनुमति ली थी उन्होंने, उसका शीर्षक था माया और तारा, माया एंड तारा, दो लड़कियों के नाम थे। और ये यहाँ आके बदल दिया उन्होंने, कामसूत्र की शूटिंग। तो मैंने कहा कि ये भी एक ऑब्जेक्शन है और ये भी मेरा ऑब्जेक्शन है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो वो INB मिनिस्ट्री भी कुछ नहीं कर सकती, तो वो 6 महीने फिल्म रुक गई। मेरा तो काम ख़त्म हो गया, मैंने तो अपनी रिपोर्ट दे दी कि अब आप जानिए जो भी जानेंगे। तो वो बहुत बाद में रिलीज हुई फिल्म, और जब फिल्म रिलीज हुई तो भारत में वो कामसूत्र के नाम से नहीं हुई, माया एंड तारा के नाम से ही हुई, इंटरनेशनली कामसूत्र के नाम से चलाया उन्होंने। अच्छा, अच्छा। तो ये सब एक्सपीरियंसेस थे। और ये माया मीरा नायर का लड़का जो बहुत ताकतवर है, न्यूयॉर्क का मेयर है, जोहार मदनानी, वो इतना सा था तब, तो वो आती थी मीरा नायर, तो मेरी बेटी भी थी, तो एक बच्चों का सीन था, तो बोले कल्पी जी आपकी बेटी को भी ले आइए इसमें भीड़ में। तो मैंने कहा कि बेटी को कहा, तो मेरी बेटी ने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगी। तो ठीक है जो भी है। फिर वो बोले कि ये मेरा बेटा है और ये क्या है, एडिक्ट हो गया है। इनका काहे का एडिक्ट हो गया, क्या इतना, ये 8-10 साल का छोरा। बोले कोका कोला का एडिक्ट हो गया। वो कोका कोला मतलब उसके हाथ में ही रहता था। अच्छा। वो मैंने तब देखा था उसको, जो जोहार मदनानी आज इतना बड़ा आदमी है, तो यहाँ आमेर के किले में वो शूटिंग की याद है मुझे। तो ऐसे प्रसंग मतलब तो एक दिलचस्प सांस्कृतिक मंत्रालय है ना, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इसीलिए मैं आया था कि मुझे दूसरी तरह के प्रशासन में, ऐसे पुलिस में मैं शायद नहीं खप पाता, इसीलिए मैंने यहाँ आया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन अंत में सच्चाई जीतती है सारी चीज़ें। और मैंने बहुत यादगार काम किए दिल्ली में भी, तो उनकी कोई वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे जॉब से संबंधित है। जो जॉब करके मैंने पैसा ले लिया है और जिसका उसका कॉपीराइट मेरे पास नहीं है, वो मेरा नहीं है। जी। मेरे साथ ही कई लोग करते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि रेडियो के लिए जिन्होंने इंटरव्यू किए, दूरदर्शन के लिए इंटरव्यू किए, उसको ट्रांसक्राइब करके अपनी किताबें बना ली उन्होंने। जयपुर में भी है, जो भी है। तो मैंने कहा नैतिक रूप से गलत है ये। जी। इसका कॉपीराइट आप नहीं है, आपको नौकरी यही है कि ये करना है आपको। बिल्कुल। उसका थोड़ी, उसका मेहनताना ले लिया आपने, मजूरी ले लिया आपने, आपका थोड़ी हो गया वो। तो ये कौन देखता है, खैर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और तो बड़े दिलचस्प अनुभव। मुकुल जी, मैं बाड़मेर में डायरेक्टर हो, जबकि यहाँ याद आ गया तो सुनाऊँ किसको। मुकुल जी आना अपना मेघराज जी मुकुल, मेघराज मुकुल सेनानी पड़े हथड़े हुए को सेनानी, बड़े मतलब बड़े वो गाते थे। वो बाड़मेर आए थे कवि सम्मेलन में, हमने बुलाया था, जिला प्रशासन ने कवि सम्मेलन किया था, इसमें नीरज को भी, मेघराज जी को भी, इनका भी, हमको सबको बुलाया था हमने। तो वो हो गया। तो दूसरे दिन मैंने कहा कि रेडियो में भी रिकॉर्डिंग, जब आए हो आप, तो रेडियो में भी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन आपकी कर लें, यादगार रहेगी हमारे लिए। तो उन्होंने ये 2-4 रिकॉर्डिंग कर ली, करके और हो गया। मैंने कहा मैं चेक आपको भिजवा दूंगा, क्योंकि वो तो उनको जो भी होगा, मतलब जो पारिश्रमिक चेक भिजवा दिया, तो वो नाराज़ हो गए, बोले मुझे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए।
मैंने कहा भाई ये सरकार का कायदा कानून है, मैं क्या करूं इसमें, मतलब ये है आपको 5,000 दे रहे हैं, ये यही बनती है फीस आपकी फलानी। कहा आप आए हुए थे, आपका किराया भी नहीं बना कि जयपुर से बाड़मेर आने का जाने का, क्योंकि आप तो आए हुए थे यहाँ पे केवल आपकी कविता पाठ का, और नियम ये है। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता ना, ये तो काम न मेरे पावर में है सारी चीज़ें। नहीं फौर इतने मेरे खिलाफ लिखे कि ये आदमी बदमाश है, खुद को कवि कहता है, और ये है, और इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। कैपिटल पनिशमेंट जानते हैं आप? फांसी की सजा। बाप रे बाप। मतलब मिनिस्ट्री को लेटर लिख रहे हैं वो कि कृष्ण कल्पित को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि मेरा ये पारिश्रमिक रोक के बैठा हुआ है और इसको पता नहीं मैं कितना 1 लाख रुपए मेरे इतना पैसा मिलता है। तो ऐसे भी एनकाउंटर होते हैं वहाँ अंदर खाने। लेकिन दिलचस्प है सब बातें। लिखने की प्रक्रिया के रही, मतलब लगातार कवितावां जी लिखण बैठा तो क्या के सृजनियों के? हाँ, लिखने की प्रक्रिया तो यही है कि मैंने कभी कोई योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं किया, लेकिन विचित्र ढंग से काम हुआ। मैं गीत जब मैं युवा था तब मैं गीत लिखता था, कविताएं लिखता था, और उसके साथ दूसरी चीज़ें भी लिखता था। तो लिखने का तो अभ्यास तभी से था। और हाँ, पहली किताब का किस्सा सुनो ना आप। मैं तो पढ़ता था यहीं पे, यहीं पे तो विमोचन हुआ था उसका, भीड़ से डॉक्टर जगदीश जोशी ने किया था मेरे यहीं पे। अच्छा। तो मैं एमए में पढ़ता था, तब मेरे गीत वगैरह धर्मयुग से, नवनीत से, सब जगह से छपते थे। मैंने नहीं भेजी थी किताब, मैं पढ़ता था। साहित्य अकेडमी के सचिव थे डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, उनका लेटर आया कि हम आपकी किताब छापना चाहते हैं। अच्छा। आप पहले किताब छापते थे वो, आजकल तो बंद कर दी, वो देते हैं पैसे वगैरह, पहले छापते थे। तो मैंने वो सारे इकट्ठे करके गीत करके मैंने भेज दिए थे भीड़ से गुजरते हुए। और उसका यहाँ वो कलाकार थे हमारे मित्र गौतम जी, उनसे कवर बनवाया और वो छप के आ गई। मैं जब एमए में पढ़ता था तब की बात है ये किताब। और यहीं पे विमोचन हुआ था उसका, मुझे याद है। और इस तरह से वो गीतों की मेरी पहली किताब छपी। और उसके बाद मैं लिखता तो रहा। राजस्थानी में भी मैं लगभग 30 वर्ष की उम्र तक लिखता ही रहा। राजस्थानी में मैंने कहानियाँ, जैसे कि एक कविता संग्रह है, वो तो छपाया है, अभी आपको दूंगा। कहानियाँ लिखी मैंने उस जमाने में, हरावल से लेके ओड़मो में मैं बहुत लिखता था। अच्छा। क्योंकि ओड़मो में मैंने रिपोर्टाज लिखे राजस्थानी के और बहुत लिखता था। और किशोर कल्पना कांत जी तो जो थे वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। अच्छा। और गजानन वर्मा, सीताराम जी महर्षि, हम तो रतनगढ़ के ही थे ना। बिल्कुल। तो उनके तो हम उम्र दोस्त थे वो। और उनका सारा चित्रकारी का काम पिताजी ही करते थे। ओड़मो वगैरह में जो मस्ट एड छपता है, ओड़मो लिखा हुआ और अंदर कोई स्केचेज वगैरह, वो सब पिताजी बनाते थे। अच्छा। तो ऐसे था मतलब हमारा उनसे। तो ओड़मो में बहुत लिखा मैंने, हरावल में लिखा, सत्यप्रकाश जी जोशी, ये नंद भारद्वाज तब देखते थे। तो फिर 30 बरस के बाद थोड़ा मध्यम हो गया, मतलब क्योंकि हिंदी में ही लिखने लगा ना मैं। बीच बीच में कभी लिखा तो लिखा। अर्जुन देव ने एक बार कविताएं मांगी थी जागती जोत के लिए, मैं बाढ़ में था तो कुछ लिख के भेजी थी। उसके बाद थमता गया। लेकिन अभी भी मैं, अब जो मेरा राजस्थानी का काम है जो ऑलरेडी किया हुआ है, उसको मैंने कहा कि सामने ले आए थोड़ा सा। एक कविता की किताब तो आई है। तो हिंदी की प्रक्रिया चलती रही। और मैंने कहा ना कि बीच में मैं बहुत धीमा भी रहा, पढ़ता रहा। पढ़ने का तो मुझे शौक है ही। और बीच बीच में कुछ लेख या कुछ हस्तक्षेप करता रहा मैं। और रेखते के बीज जब लिखी मैंने, वो एक बहुत ही ट्रांस में जा कर के मैंने जो कविता लिखी, उसने फिर हिंदी जगत का ध्यान खींचा कि भाई ये तो बहुत ही कुछ लाइनें सर जो सुनाएंगे रेखते के बीज से, कुछ लाइनें। नहीं याद नहीं है, वो तो गद्य कविता है ना, गद्य कविता है। और वो 5 पन्नों का एक वाक्य लिखा है मैंने। लोग कहते हैं कि इसको तोड़ भी सकते हैं, ऐसे तो तोड़ दो, लेकिन एक प्रयोग किया मैंने। और मेरी कविताओं में अनायास ही लोग कहते हैं कि खंडहर आते हैं, रेगिस्तान आता है, सहरा आता है, ये आता है। क्योंकि सारी इमेजेज है ना, वो मेरी बगड़ की और सारी चीज़ें, मतलब वो मेरे काम आती हैं। मतलब मैं आज तक मेरी कविता में सबसे ज़्यादा अगर स्मृति और बिंबों का काम लिया है तो वो 20 साल की उम्र तक का जो है ना, अभी भी मैं जाके मचल उठता हूँ। और जब मचलेगा तब कोई नई कोई बात पैदा होगी। बाकी
उसके बाद बदलता जाता है ना। मैं जिस तरह का था और जैसी तलखियाँ मेरे जीवन में आई और दूसरी बातें हुई, तो उससे फिर आपका टोन बदलता जाता है। जी 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 जी। तो मैं फिर आलोचना में काम करने लगा। हालांकि कोई किताब नहीं लिखी, नामवर जी मुझे बहुत पसंद करते थे और वो नहीं होते तो बागे बेदिल जो किताब है वो बड़ी विचित्र किताब है, 500 पन्नों की किताब है और वो 3 साल मैंने लिखी ये SMS पर। और वो जाती थी 5000 लोगों को। नामवर जी तो उसके प्रशंसक थे। वो आए वहाँ पटना, तो वो बोले कल्पित ये तू इकट्ठा करके मुझे दे दे। मैंने कहा ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं। नहीं, बोले ये तुमको नहीं पता क्या है ये। मैंने वो सब टाइप वाइप करा के तो वो 1000 पन्ने में से 500 पन्ने काटे मैंने, 500 फिर वो दिया। फिर उनकी वो छपी, वो जहाँ से चाहते थे वहाँ से नहीं छपी, लेकिन वो छपी और उसने तो जैसे कि हंगामा कर दिया। मतलब क्योंकि उसमें जितने भी कुलीन घराने हैं हिंदी के, जो पाखंड है हिंदी के नाम पर, और सारी जो बेईमानी और जो षड्यंत्र आजकल साहित्य में कुछ रचा नहीं जा रहा है। एक ही बस षड्यंत्र के अलावा षड्यंत्र ही रचा जा रहा है। और जो षड्यंत्र रचने वाले हैं वो कैसे कवि हो सकता है जो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करे, जिसके अंदर कुलिश है, जिसके अंदर कुटिलता है, जिसके अंदर मतलब जमाने की क्रूरताएं भरी हुई हैं, करुणा कहीं नाम लेश भी नहीं है, तो वो कैसे कवि हो सकता है। कवि जीवनानंद बांग्ला के कवि हैं जीवनानंद दास, उनकी एक पंक्ति है कि कविता तो बहुत लोग लिखते हैं लेकिन कवि कोई कोई होता है। क्या बात। तो ये जो कवि होना है, बीइंग ए पोएट है, तो ये बड़ी बात है। आपको वैसे ही लग जाना चाहिए। कोई कवि अगर है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कविता लिखे हो। क्या बात। वो तो जैसे बाउल गायक हैं तो वो तो ऐसे ही मस्ती में जीते हुए चले जाते हैं। उनको जब कहा गया, बाउल गान होते हैं ना बांग्ला, कि आप इनको नोट क्यों नहीं करते हैं, मतलब इतनी सुंदर बातें आप गाते हो और मतलब ऐसे बिम बातें हैं, तो इसको नोट क्यों नहीं करते हो। क्या बात। बोले नोट करते ही तो आप जैसे हो जाएंगे। अरे क्या बात। ये तो हमारी लहरें हैं, क्या बात, जिसपे हम बहते रहते हैं। क्या बात। बाउल को अगर डॉक्यूमेंट कर दिया तो एक लहर को आप डॉक्यूमेंट, तो लहर को तो बहने दो यार। बोले इतनी सहजता से हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। प्रसिद्धि तो बहुत बहुत ही वो चीज है। कई तो भागते हैं प्रशस्ति के लिए, इसके लिए उसके लिए। प्रयोजन क्यों लिखता है, आपने शुरू में पूछा था कि कविता का प्रयोजन क्या होता है, क्यों लिखता है। तो संस्कृत काव्य शास्त्रों में भी बताया गया है कि प्रयोजन, एक तो वो चाहता है कि प्रसिद्धि के लिए लिखता है कि भाई मेरे को सब जाने कि कवि विनोद स्वामी आए हैं, विनोद जी हैं, कवि हैं, ये है वो है। एक उससे माल कमाना चाहे, जैसे कि ये है, या राजा की तारीफ करे, या मतलब वो जैसे कुमार विश्वास जैसे कवि जो भी है, मतलब एक बाजार बना के जो बैठे हुए हैं, जिसको मैं वाक पशु कहता हूँ। अरे वाक पशु बक 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 करने लगता है खुलते ही मुँह, और कुछ नहीं, मतलब सारी चीजें। तो ऐसे कवि मतलब उसके लिए भी लिखते हैं। मतलब कविता का विस्तृत दायरा है। और अभी तो आप पत्थर मारेंगे किसी पर तो हर आदमी कभी निकलेगा, मतलब सारी चीज़ें। और तीसरा जो आदमी है वो आत्मभुक्ति के लिए लिखता है कि उसको वो लिखे बिना उसको रहा नहीं जाता है, और उस लिखने के दौरान ही वो अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर लेता है। बस जो उसको लिख, अगर आपने कोई अच्छी रचना रची है, और आपने तो बहुत रची है, आप खुद कवि हैं, तो आपको जरूर महसूस हुआ होगा खुद के भीतर ही कि मैं मतलब कोई बात बनी है। तो सबसे पहला फैसला तो कवि करता है। जो दूसरों को दिखाने जाते हैं वो कवि नहीं होते। सबसे फैसला खुद को ही करना पड़ता है ना। आपको कितना आनंद आया कि आपने कोई अनूठी बात कही है या कोई नया दृश्य दिखाया है, तो आपको सबसे पहले, पाठक को तो आनंद बाद में आएगा, रचने वाले को आएगा ना सबसे पहले। वो है, भारतीय शास्त्रों में तो कहा गया है कि जो सच्चा कवि है वो मृत्यु से लड़ने के लिए लिखता है। मृत्यु से लड़ने के लिए लिखता है। मृत्यु को पराजित करना चाहता है वो। क्या बात, क्या सुंदर बात कही है। लेकिन मृत्यु तो पराजित नहीं होती। हर आदमी आया है सो जाएगा, कबीर। तो लेकिन उसकी एक भी पंक्ति
एक भी किताब, एक भी जुमला अगर रह गया उसके मरने के बाद तो उसने मृत्यु को पराजित कर दिया है। क्या बात। तरसते हैं कि मेरी एक पंक्ति बच जाए, स्मृति में बच जाए, तो कोई इसके लिए भी लिखता है। इसको कहते हैं दुर्लभ ख्याति। ख्याति तो सबको मिल जाती, ख्याति तो सारे कॉमेडियंस ख्याति प्राप्त हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा है, मैं भी देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, भाषा के लिए देखता हूँ मैं। एक तो भाषा का रस पड़ता है ना, जयपुर में बैठे बैठे वो रस ही निचड़ गयो तो हम सारी चीजें। ऐ कॉमेडियन हिंदी में बनाने लग जाए, कोई कौन देखे। रस है ना, रस का खेल है पूरा का पूरा, तो वो पराजित कर देता है। तो इसके लिए भी लिखते हैं लोग। तो अलग अलग है, कलाकारों की नियति है। मैं गया अभी, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अभी मैं फ्रांस गया, मेरी बेटी वहाँ पढ़ाती है, पीएचडी कर, वो रिसर्च करती है। वहाँ गया तो मैंने पिकासो और वैन गोग, ये दोनों विश्व स्तरीय कलाकार हैं। कौन किससे कम है नहीं कह सकते, कौन किससे ज्यादा है नहीं कह सकते। किसकी कीमत, मतलब एक एक इंच की करोड़ों रुपए में जिनकी कीमत है, मतलब वैन गोग और पिकासो। मैं पिकासो की गैलरी में भी गया, पिकासो के महल में भी गया। उसकी अयाश, उसने जीवन भर, मतलब जीवन को जो हर तरह से भोग लिया, मतलब इतना पैसा जीवन काल में उसके पास आ गया, इतनी स्त्रियां आके लड़ती थी। अच्छा, कि आज मेरा नंबर है, लड़ती थी दोनों उसके पास जाने का। और वो तो ओपन आदमी था, गांधी की तरह, अपनी जीवनी लिखी है सारी चीजें, और इतना पैसा, मतलब पूरा ऐश्वर्य भोग के गया वो। ठीक है, एक तो कलाकार ये है विश्व स्तरीय। वैन गोग के गांव गया मैं। अच्छा। वैन गोग तो भूखमरी में मरा ना। बिल्कुल। वो उसका गांव गया तो वो कोठरी देख के आया मैं, काली कोठरी। बोले यहाँ रोता रहता था, ये करता रहता था, और पोतता रहता था, और ये करता था। उसका भाई ने पाला उसको, खाने को ला लेते उसको। अब तो वो गांव, ऐसा गांव नहीं देखा मैंने पूरा वैन गोग के चित्रों से हुआ, और वो कोठरी। अब दोनों विश्व स्तरीय कलाकार, लेकिन दोनों की तकदीर में कितना अंतर है ये देखो। है? एक तमाम ऐश्वर्य भोग के गया, और एक सारी तकलीफें भोग के गया। तो इसलिए मेरा पलड़ा तो हमेशा वैन गोग की तरफ ही रहेगा कि भाई वैन गोग था सच्चा कलाकार। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है। कि सफलता के, मैं कभी पुरस्कारों के रास्ते पे नहीं चला, मैं ये है उस पे नहीं चला, क्योंकि मतलब ये एक उसकी दूसरी चीजें हैं। मतलब ये मेरे को नहीं है। मैं तो उसमें हूँ कि कोई यार एक पंक्ति कोई ऐसी आ जाए जो बच जाए। मैं तो उस कैटेगरी वाला समझता हूँ खुद को। क्या बात। कि ये सर्टिफिकेट नहीं बच जाए, पंक्ति बच जाए, मेरी तो इच्छा ये है। अब कितना सफल हुआ हूँ कितना नहीं है, निराश भी होता हूँ, हताश भी होता हूँ, लेकिन एक जिज्ञासा है अंदर अभी तक जो जग रही है, जल रही है, जो चल रही है अभी तक। यहाँ लागे मैंने, और जो जब तक जलेगी, जब तक उजाड़ो तो वही को, और आंधियों से टकराना पड़ेगा। जोत जलती है तो उसको आंधियों से टकराना पड़ेगा। और हवाई नहीं होगी तो वो जलेगी भी नहीं। जी। हवाई जलाती है, हवाई बुझाती है। क्या बात, क्या बात। देखिए आप उलटवासी हवा बंद कर दो, जड़े कौन दीपक, और वही बुझावे। तो यही जीवन के हैं। और अब मैं जीवन के उस पड़ाव पे हूँ कि मैं बहुत छोटे उद्देश्यों के लिए मैं खुद को अब बर्बाद नहीं करना चाहता। जी। और वादों में कि कुछ और एकाध कृति मैंने शराबी की सूक्तियाँ लिखी, तो युवाओं में हल्ला हो गया। मैंने मीरा पे किताब लिखी, मैंने बागी लिखी, मैंने हिंदनामा लिखी। हाँ देखिए कि ये जो है हिंदनामा, ये तो कवि लोग कविता लिखते हैं, फिर वो 30, 40, 50 हो जावे तो भी न कविता संग्रह छपा देवे। ठीक है, एक ज्यादातर यही काम करे ना। लेकिन नहीं, आप लोग एक मिनट, वो मेरी सारी किताबें 2-1 कविता संग्रह हैं, जैसे कि रेखते के बीच कविता संग्रह है जी। बाकी जितनी भी किताबें हैं मेरी, वो किताब की तरह लिखी गई है।
वो किताब के रूप में ही परिकल्पित की गई है। वो एक कविता नहीं है। शराबी की सूक्तियाँ तो पूरी किताब है छोटी सी, उसमें वही मिलेगा आपको। मीरा पर है तो मीरा पे ही मिलेगा आपको, मीरा के अनुवाद और मीरा पर कुछ कविताएं। और हिंदनामा तो एक विषय है ही, वो तो कैसे ऊपर वाले ने लिखवा ली। 3 साल तक मैं लिखता रहा और इतनी किताबें, इतने रेफरेंस, इतने, तो मैं, मेरे जैसा आलसी और इस तरह का आदमी ऐसा काम कर लेगा, लेकिन उस समय तो जुनून सा हो गया था। एक काम में जैसे कि हो गया ना कि अब नहीं, अब तूने कुछ नहीं किया, अब तो तेरी जिंदगी बेकार गई कल पे। ऐसे धिक्कारा ने जब मैंने खुद को, तब फिर ये निकल के आया। फिर मैं जब क्रिएशन शुरू हो जाता है मेरे भीतर, फिर मैं किसी को कुछ नहीं समझता। क्या बात है। वो क्रिएशन कम होगा, मैं अवसाद में कुछ निराशा होती है, लेकिन फिर वो जब क्रिएशन के बीच में होंगे तो फिर वो आनंद, और फिर आप दुनिया के राजा हैं, क्योंकि ये ऐसा तो उसके बिना तो रह नहीं सकते ना। अगर एक कवि, हर कवि कविता ये सोच के लिखता है कि आज तक ऐसी कविता नहीं लिखी गई, चाहे वो गलतफहमी है उसकी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं सोचे तो कविता लिख ही नहीं सकता। फिर लिख क्यों रहा है? अगर लिखी गई है अनूठी, हर आदमी अनूठा ही आता है ना, वो नहीं होती है, अलग चीज है, एक अनूठी होती है, लेकिन सोचना यही पड़ता है। अगर आप कवि खुद को कमतर मान के कविता लिखेगा तो कैसा कवि है कि मेरे पास जो भी है, मेरे पास है, वो मेरे पास ही है, और किसी के नहीं। ये दुर्लभ दृष्टि है। मैं जो दृश्य दिखाता हूँ, मैं जो करुणा, मैं जहाँ से प्रकाश फेंकता हूँ, वो एक और अलग है। ये पहचान होती है। कवियों को पहचान लेते हैं बिना नाम भी, उनकी स्टाइल से। तो मुझे भी लोग यही कहते हैं कि तेरा मतलब तुम्हारी स्टाइल जो है वो पहचान। तो मैंने कहा कि यही तो कमाई है कि आपने अपनी एक स्टाइल पैदा की है, अर्जित की है। उसको कितनी हुई है, क्या हुई है, लेकिन इसी तरह से हिंदनामा बहुत पढ़ी गई, बहुत लोगों ने तारीफ की। एक कृति जिसका कि श्रेय मैं नहीं लेता हूँ कि वो मेरे से होनी थी, मेरे हाथ से निकली वो किताब, तो कम से कम एक चीज़ तो ऐसे बागे बेदिल एक दूसरी तर्ज की किताब है। और कविता रहस्य, अलग अलग कविता रहस्य जो किताब है मेरी, वो हिंदी का पहला काव्य शास्त्र कहता हूँ मैं उसको, दावा करता हूँ, और किसी ने खंडन नहीं किया बहुत, कि उसमें मैंने सारे संस्कृत से लेके पाश्चात्य जितने भी काव्य शास्त्र और पोएटिक्स के जितने भी वो हैं, उनको लेकर के वो मैंने किताब लिखी है। और दोहा छंद भी काम में लिया है, गद्य में भी काम में लिया है। तो वो भी मैं समझता हूँ कि एक जरूरी किताब है, साहित्य के अध्येताओं के लिए किताब है वो। जो कविता है हर पाठक के लिए नहीं है, पाठक भी पढ़े तो आनंद आएगा, लेकिन वो खास किताब है कि भाई कवियों को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। जो साहित्य के विद्यार्थी है उनको पढ़नी चाहिए। तो वो किताब वैसी है। वो भी एक खास 6 महीने में, मतलब मैं जब एक किताब लिखना शुरू करता हूँ ना, ये शराबी की सूक्तियाँ, वो एक ट्रांस चलता है विनोद जी, 6 महीने तक फिर मैं उसी में लगा रहता हूँ, वही किताबें ढूंढता रहता हूँ, वही ये करता रहता हूँ, उसी का करता रहता हूँ। इस तरह बनी है सब ये किताबें। मैं बड़ा स्थूल सा पर्सन बना के ले आयो कि बिचाले बिचाले मैं बात करूंगा, नहीं तो मगर थाने गोनी में ही बोलते रहे हो। नहीं, थाने मैं जिये इं करियो कि अब बात जो है वो खत्म होने के बाद में मैं अगली बात करूंगा, मगर थाने के मेरा स्क्रिप्ट थे मेरी कद पढ़ ली जो सारा सवाल भी खुद ही कर। और पूछ लो कोई बतियो तो कितनी देर होगी भैया? नहीं, घंटा भर होगी अपन बात करता होगी काफी। और पूछना तो पूछ लो। तो मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। मेरे पर का जका सिकदड़ लोग है, लिखनारा जका लोग है, जका 4 लाइना लिख के अपना आप ने एक घराणो माने, या बड़ी गलत फहमी है माए, या छोटो मोटो कोई इनाम इकराम मिल गयो या बड़ो भी मिल गयो, तो मैं यहाँ रहे कि भाई मैं तो मतलब मुंशी प्रेमचंद को और बाद में विनोद स्वामी, नहीं उसमें कोई आई नहीं है। देखिए तो उन लोगों के नाम संदेश सीख तोड़, ये आपकी विनम्रता है जी। आप एक कवि हैं, आपकी कविताएं, आपकी मिसाल, आपका काम मैंने देखा है, और आप संघर्षशील कवि हैं। तो उसमें यही नहीं है कि आप अपनी कला के प्रति, अपनी सोच के प्रति ईमानदार रहिए, मतलब कहीं कोई समझौता मत कीजिए। और ठीक है, मतलब अगर इससे कोई पुरस्कार मिल गया तो कोई बुराई नहीं है, कोई ये है, लेकिन आप उस रास्ते में और उसी धंधे में लग गए, उसको बोलना है, उसको कहना है, उसके यहाँ रसगुल्ले पहुँचाने हैं, कहाँ क्या करना है,
तो फिर पता नहीं होगा ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अदा तो रखिए कि आप कवि हैं, उसके बाद ठीक है कि बहुत अच्छी बात है। इस पद से सोच समझ के ही कोई आता है। अब आपने भी जो रास्ता पकड़ा है कि आपने जॉब नहीं किया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते और गान है, अब आप मीडिया में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप 6 महीने में आपको इसका प्रतिदान मिलना शुरू होगा, क्योंकि आप में लोगों को कुरेदने की कला है। उन्हीं की भाषा में आपने जो इंटरव्यूज किए हैं गाँव में, तो वो तो दस्तावेज बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें, मतलब आज से 100 साल पुरानी बात कोई है और वो उसी के फर्स्ट हैंड फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, अंग्रेजी में मुहावरा है, उस आदमी से जो कही हुई है। और बड़ी दिलचस्प बातें होती है, कोई सुने तो। जी जी। मैं सुनता हूँ उनको, तो ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और इसी तरह चलेगा तो ये कोई मत कहिए आपको खुद ही है कि क्या, किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है, क्या करना है। और गद्य एक मेरा ये है कि हर कवि को गद्य लिखना चाहिए, क्योंकि गद्य में ही पहचान होती है। जी जी। उर्दू के बहुत बड़े उस्ताद थे पाकिस्तान में, जहर हुसैन, नाम याद आ जाएगा अभी। उसके साथ जाते थे लोग, शायरी लेके ऐसे पैंक देते थे। बोलो कि गद्य नस्र लिख के लाइए पहले 3 पन्नों की, फिर देखूंगा। क्योंकि कवि की पहचान नस्र और नज्म, गद्य और पद्य, कविता और गद्य, तो गद्य तो जीवन संग्राम की भाषा है ना। बिल्कुल। आप नौकर से बात पद्य में थोड़ी करते हो, आप कंडक्टर को से बात करते हो तो गद्य में करते हो। सारा जीवन व्यापार गद्य में चलता है आपका। उसको प्रेमचंद ने कहा था जीवन संग्राम की भाषा। जीवन आप पद्य में थोड़ी बोलोगे दवा वाले से तुक मिला के दे कि फला खुली दे दे, गद्य में चल रहा है जीवन, खाई मुझको दे दे थोड़ी दवाई। तो मेरा कहना ये है कि गद्य में तो निष्णात होना ही चाहिए। जी जी। और गद्य थोड़ा खराब भी हो तो पढ़ा जाता है। क्या बात। लेकिन कविता खराब नहीं पढ़ी जाती। क्या बात। कविता तो बहुत ही दुर्लभ कला है, और उसमें कोई अगर निष्णात हो गया है तो वो ये तो ऊपर वाले की ही देन है। उसमें कोई नई बात कहना कविता में, क्योंकि सृष्टि से लेके अब तक सबसे पुरानी कला है पोएट्री, तब से लेके अभी तक चली आ रही है। और अपने आप जो चीज़ें हैं वो मिटती जाती हैं, बसती जाती हैं। मुझे तो आश्चर्य करता हूँ हालात भरतरी कि 1000 से ज़्यादा साल से पुरानी जो त्रयी है, वो श्रृंगार शतक, और वो अभी भी बचे हुए हैं। अभी भी हर साल एक बार पढ़ता हूँ उसको मैं, उसका रस जाता ही नहीं है। जाता ही नहीं, बिल्कुल। अरे भाई उसके बाद 10,000 क्या लाखों कवि आ गए, मिट भी गए, लेकिन भरतरी वहीं का वहीं है। आप उसको पढ़ोगे तब जानोगे ना कि क्या बात है आखिर, कि 10,000 साल से जो कविता चली आ रही है वो कैसे छूती है मनुष्य को, कि वो मिट ही नहीं रही है। और ये कविता किसी के बचाए नहीं बच सकती। कविता एक ऐसी कला है कि एक तो किसी उद्योगपति, किसी जमींदार, कोई शोषणकर्ता के पक्ष में नहीं लिखी जा सकती। क्या बात है। अगर मुझे, मैं बचपन में भी कहता था, बिरला मुझे कहे कि ये 1 करोड़ रुपया रोज आप घनश्याम दास जी पे कविता लिख दीजिए, तो कविता नहीं होगी वो। मैं पैसा लेकर के जो लिख दूंगा, जब चले पिलानी से घनश्याम दास आगे बढ़ के कुछ और हो ये तो लिख देंगे, लेकिन वो कविता नहीं होगी। कविता की मूल प्रतिबद्धता ही कमजोर के साथ है। क्या बात। कमजोर के पक्ष में नहीं लिखोगे तो कविता होगी ही नहीं। अन्याय के पक्ष में कविता लिख सकता है क्या कोई? नहीं लिख सकता। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और आज से नहीं है। काव्य शास्त्र क्या करेगा? जब से कविता लिखी जा रही है तब से यही सिस्टम है कि भाई इसका ही पक्ष लिया जाएगा, कमजोर का, करुणा का, उसमें जीवन के विभिन्न प्रसंग होंगे, तब उसी पे कविता लिखी जाएगी। तो इसको खरीदने की कोशिश नहीं है। ये जो बाजार है कविता का, जी जी, ये जो दिखता है, ये मनोरंजन उद्योग है। ठीक है। ये दरअसल जो कवि सम्मेलन और ये जो है 50-50 लाख रुपया कविता पाठ का लेते हैं। मैं तो देता कौन है यार? आश्चर्य की बात क्या है, 50-50 लाख, और बोलते हैं वो इतने साले, शर्मनाक है। आते ही कीमत बताएंगे, मैं इतने लेके आया हूँ यहाँ पे, मेरी कीमत समझ लेना।
मैं छोटा मोटा ऐसे भी बेवकूफ़ हैं। इतनी कितनी ब्लैक मनी है लोगों के पास। ये जितने कवि सम्मेलन होते हैं, मैं हिंदी में मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो बिदक गया था। मैंने कहा ये सब काले पैसे से होता है, जो कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं इसमें चेक से पैसा नहीं दिया जाता है और सारे लोग मारवाड़ी करवाते हैं। चाहे कोई भी कवि सम्मेलन मुशायरा कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में, चेन्नई में, कहीं भी होगा, वो सब मारवाड़ी करवाते हैं और कैश ब्लैक मनी आपको पकड़ाते हैं वो। राजस्थानी की क्या स्थिति मानो अभी थोड़ा सा विचार में? नहीं, राजस्थानी की तो देखो, राजस्थानी की क्या स्थिति है, आप पॉलिटिकल बात पूछ रहे हो। दो तीन तो मैं ये कह रहा हूँ कि मिलनी चाहिए मान्यता, इसमें कोई उसमें तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ट्रेजेडी क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। आपने क्या मेहनत की? ये साहित्य के 150 लोगों के अलावा राजस्थानी के बारे में बोलने वाला कौन है? थोड़ा और व्यापक कर लो, थोड़ा और कर लो। और सवाल ये है कि आपके बोलचाल की भाषा तो है, आप बोला हाँ अभी जीवित है, भाषा को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो तो चलेगी। लेकिन उसका और मान्यता सरकार नहीं दे रही है तो। और लेकिन आपने क्या एफर्ट किया? आपके पास एक अखबार तक नहीं है। मतलब आप ऐसी भाषा की मान्यता चाह रहे हो जिसमें एक दैनिक अखबार तक नहीं है, लोगों को पढ़ने का अभ्यास ही नहीं है, राजस्थानी लिखने का अभ्यास नहीं है। गुजराती में 50 अखबार हैं, गुजराती के, मराठी में मराठी की, मलयालम के। तो केवल कविता साहित्य ही थोड़ी है वो। जब तक वो जीवन व्यापार से नहीं जुड़ेगा, राजस्थानी व्यापार से नहीं जुड़ेगा, बाजार से नहीं जुड़ेगा और उसकी नेता होगी, उसके बिना थोड़ी होगा। हमने तो उस जमाने में भी कुलिस जी को, तारा प्रकाश जी ने जाके कहा था कि राजस्थानी में अखबार निकालना चाहिए 40 साल पहले। लेकिन व्यापारी वही देखेगा ना कि वही मार्केट है कि नहीं, सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें अच्छा, यहाँ अब ये विडम्बना कह लो या कुछ भी कर लो, राजस्थान का आदमी हिंदी पढ़ता है सबसे पहले। मैंने तो कहा था कि साहित्य अकादमी जो हिंदी से राजस्थानी में अनुवाद करवाती है वो पैसों का अपव्यय है। आप मलयाली से कराइए, फलां से कराइए, डिमका से कराइए, पंजाबी से, सबसे करवाइए, लेकिन हिंदी से क्यों करवा रहे हैं? काल में कुर्जा कोई नहीं पढ़ेगा, पहले अकाल में सारस पढ़ लेगा वो, और उसको अकाल में सारस ज़्यादा समझ में आएगी। सही समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? समझ रहा हूँ कि यहाँ का पहला पाठक हिंदी का पाठक है। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ों में राजस्थानी के, अब राजस्थानी केवल वो नाचने गाने और वो कल्चर की भाषा रह गई है, नाचने गाने। देखो ये दुकानों के नाम आपको मिलेंगे, घूमर और फलार, डिमकार, गणगौर और ये सब मिलेंगे आपको, मतलब बाजार में जाओगे, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। तो इसके लिए मेहनत होनी चाहिए। राजनीतिक दबाव है, वहाँ पे मैथिली को दे दिया, मैथिली को दे दी मान्यता, ठीक है कि वो उसमें आ गई। मैथिली राजस्थानी की तरह ही थी, भोजपुरी वाले मांग रहे हैं कि वो सारी चीज़ें। तो अब जब सारी भाषाएं अलग अलग मांगेंगे तो अवधी वाले मांगेंगे, फिर हरियाणवी वाले मांगेंगे, तो फिर हिंदी का क्या होगा? उनको ये चिंता, राजनीतिज्ञों को ये चिंता सताती है कि इस कवर का क्या होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि राजस्थानी हिंदी की विरोधी नहीं है और न हिंदी राजस्थानी की विरोधी है। वो तो एक कवर अप भाषा है, वो एक संपर्क भाषा है। हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है, उर्दू किसी की मातृभाषा नहीं है। किसकी मातृभाषा है? फैज अहमद फैज की मातृभाषा पंजाबी है, मजाज लखनवी की मातृभाषा अवधी है, किसी की नहीं है। ये बनावट की और एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, वो है। लेकिन राजस्थानी की जो गहन संपदा है और सारी चीज़ें, उसको विकसित करने का होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सारी भाषाओं को ही मान्यता मिलनी चाहिए। और राजस्थानी तो मेरी खुद की मातृभाषा है, तो मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ कि ये विडम्बना ये है कि अभी तक मान्यता मिली, सरकारों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आप खूब विवादों में रहे, लिखने से लेके नौकरी में और सब। झूठा कोई आदमी पर कोई तरीके का आरोप विवाद, कोई झूठो आरोप या विवादां में मजद आदमी आवे तो भी उनके तकलीफ? हाँ नहीं, वो तो अब होते ही है ना। जैसे कि था तो एक, जब मैं जॉब में था तो एक CBI का केस हुआ था, तो वो मेरे खिलाफ थोड़ी हुआ, वो तो ऑफिस की एक प्रक्रिया के खिलाफ हुआ था 3-4 लोगों को। इसमें मेरा भी नाम था, जो 3 साल में मैं जीत गया, वो तो ख़त्म ही हो गया।
जो खत्म हो गया, जो जो आरोप, मतलब ऐसे आरोप भी आए, मतलब कि भाई जो खत्म हो गए। आरोप लगना तो एक बात है ना, उनको सिद्ध होना पड़ता है। जी जी। आरोप तो किसी भी बढ़ती कला पे लगा दो आप, चढ़ती कला पे, कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है। पैसे लेके आरोप लगवा दो, कुछ भी लगवा दो, उस आरोप उसको सिद्ध होना पड़ता है, तभी वो आरोप वो होते हैं। हाँ, विवाद, साहित्यिक विवादों में मैं रहा हूँ। और दूसरे मैंने कहा ना कि आजकल षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो मैं तो इस हिंदी के साहित्यिक समाज के षड्यंत्रकारी नमूनों को देख करके हतप्रभ हूँ कि ये अपने आप को लेखक, कवि, कलाकार, विद्वान, चिंतक कहते हैं। और इतनी मैं तो दिल्ली को अंदर से जानता हूँ ना। मैं 20 साल रहा हूँ दिल्ली किया कर निकाली है मैंने किसी उस पर नहीं, किसी पे भी वो नहीं है। जो मेरे दिल ने कहा वो मैंने लिखा, जो मेरे नहीं समझ में आया कि उससे विवाद होते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, ठकुर सुहाती है। अब आदमी कह दिया कि साहब ये केदारनाथ सिंह बड़े कवि हैं, फलाना जी बड़े कवि हैं, ये किसने कहा? एक माहौल बना दिया आपने। अब ये हो गया कि साहब उसको नहीं कह सकते। लेकिन मैं अगर सिद्ध कर रहा हूँ कि उनकी, केदारनाथ सिंह का नाम नहीं ले रहा मैं, ऐसे 50 नाम है, मतलब जो कुंवर नारायण है, फला है, ढिमका है, मैं तो उनकी महानता पे चोट बताता हूँ ना कि ये कविता कैसे है, मतलब महान है। कुंवर नारायण मनुष्य तर, मैं अब की बार आऊँगा तो मनुष्य तर आऊँगा। मैंने कहा ये क्या होता है मनुष्य तर? मनुष्य अल्टीमेट है, ठीक बात, कथेतर थोड़ी है ये, या फला तर आऊँगा। तो बड़ी हंगामा मचा वो सारी चीज़ों का। तो मैं तो एक कविता के अध्येता, कविता के क्रिटिक, मेरे भीतर एक क्रिटिक भी है। कवि और क्रिटिक ये दो चीज़ है। मैं वे नहीं था, कोई मैंने सुनियोजित ढंग से किताबें लिख करके नहीं की है, लेकिन मैं करता हूँ, वो एक जगह हो जाएगी तो किताबें हो जाएंगी, वो एक अलग चीज़ है। तो वो क्रिटिक के जरिए मैं साबित करता हूँ। तो जो पैमाने बना दिए हैं लोगों ने, जो मठाधीश बन गए हैं, जिनको मिल गए हैं, उनको बहुत चोट लगती है कि हमें महान क्यों नहीं मान रहा है ये आदमी। अरे भाई, महान नहीं मानने की बात है, मैं एक बात कह रहा हूँ, उसका जवाब दो। केदारनाथ सिंह की बनारस कविता पे मैंने लेख लिखा, हंगामा हो गया, जिसको कि क्लासिक का दर्जा दिया हुआ था। एक तो क्लासिक का दर्जा, अभी तक केदार जी मेरे मित्र थे और बहुत प्रेम करते थे मुझे, कुछ चालाकी थी उनमें, खैर। वो बनारस कविता को ऐसे कर दिया जैसे कि कोई राम की पूजा में क्लासिक कविता है, मतलब ऐसे लोग, और उनके फिर उनको JNU में पढ़ाते हैं तो उनके सारे चेले लेख लिखते हैं। जो सेलिब्रेटेड पोएट थे केदारनाथ सिंह, बड़ा रुतबा था उनका, उनके शिष्यों की कतार है पूरे देश में, वो लेख लिखते हैं, उनको चढ़ाते हैं। तो जब उनको मैं पूरी तरह साबित करता हूँ कि एक साधारण कविता है बनारस, बल्कि फुअड़ कविता है, तो ऐसे ही थोड़ी बोल दिया, पूरा लेख पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने उस लेख की शुरुआत ही की है कि फारसी का वो कहता है कि अगर रेगिस्तान पर कविता लिखनी है तो उसमें ऊंट नहीं आना चाहिए। आप समझ रहे हो बात को? ऊंट दिखा के तो कोई भी बता देगा रेगिस्तान है, कलाकारी तो ये है, वो आ गया तो वो छोटी कला है। बहुत ये तो सभी, मतलब एक पॉपुलर है। तो मैंने कहा कि उसमें बनारस कविता में केदार जी की ऊंट ही ऊंट भरे हुए हैं। अच्छा। कि गंगार, ये अटर, ये और जिसको कि सारा सब जानते हैं बनारस में क्या होता है, वो गंजड़ी, वो और बाबर, ये सारी चीज़ें तो वो बिंब हैं, वो सभी जानते हैं। तो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ तो, लेकिन लॉजिकल करता हूँ ना। और मेरा एक मानना भी है, देखो, कि आलोचक का काम आलोचना करना है, प्रशंसा करना नहीं। मैं पूछता हूँ कि आज जो आलोचक हैं, जो हिंदी के हैं, मैं बोलता हूँ कि आपने तो कुंवर जी की प्रशंसा में आलोचनात्मक किताब लिखी है, केदार जी की प्रशंसा में लिखी, आलोचना तो उसमें कहीं मुझे नजर नहीं आई। आप आलोचक कैसे कहते हैं? आलोचना तो यही है ना कि मतलब आप टकराएंगे। आलोचक वो होता है, नामवर जी के बाद कोई आलोचक नहीं आता, वो भी लास्ट में जो भी हो गए थे, कि जिसको स्वीकार कर लिया हमने कि ये बड़ी चीज़ है और एक औरा बना दिया, कोई नया आलोचक आता है जो उसको गिराता है, और जो आपने जिसको गिरा दिया था उसको वो उठाता है। क्या बात! ये भी साहित्य में
चलते आता है बिल्कुल। कि जो उपेक्षित था वो 200 साल बाद आप कहीं नहीं है, वो ऐसा उजागर हुआ कि पता ही नहीं है। तो कविता आज की कला नहीं है, 100 साल बाद की कला है। क्या बात। हर कविता, आपने प्रक्रिया पूछी, अब लास्ट का रहस्य समझ लो, बस यहीं खत्म करो। कविता का आखिरी रहस्य जी जी कि मैं जो भी लिखता हूँ, जैसे भी लिखता हूँ, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं लिख लेता हूँ। इस पे लिख लेता हूँ, तो पहले कागज कलम भी पास रहते हैं, दोनों ही तरीके से चलता है। फिर मैं अगले दिन सुबह उसको पढ़ता हूँ। अच्छा। ये मेरी प्रक्रिया है, मतलब रचना प्रक्रिया। और ये मैं मान के पढ़ता हूँ कि मैं 100 साल आगे हूँ, मतलब 100 साल बाद हूँ, और ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ उन देश काल परिस्थितियों में। तो मैं फिर पास करता हूँ कि मतलब 100 साल बाद भी ये कविता पढ़ी जा सकती है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सामयिक है तो भी पढ़ी जा सकती है। उसका अर्थ कविता का जो है वो शाश्वत होता है, चाहे वो सामयिक विषय पे ही हो, बहुत लेकिन उसके तार शाश्वत होते हैं। तो तब मैं जा कर के अपने लिखे को मैंने कहा ठीक है, चाहे मैं अपनी नज़र ही, मेरी नज़र कोई परफेक्ट है, मेरी नज़र मतलब कि क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से, हम शायर कहते हैं ना, ले दे के अपने पास फकत एक नज़र ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। तो अपनी नज़र पैदा करो, आप दूसरे की नज़र से थोड़ी है। अपनी नज़र पैदा करते ही आप पर नज़रें उठ जाती हैं कि ये कौन आ गया। तो ये है संकट, और कुछ नहीं है, बाकी सब चलता रहता है। और बहुत आनंद आया आपसे बात करके। इस जगह पे मैंने सोचा था कोई डिस्टर्ब न कर दे, कुछ पूछ पाछ, लेकिन हो गया, निर्विघ्न हो गया। वो भी सोच रहे हैं कोई प्रोफेसर साहब बैठ के पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि वो जर्नलिज्म के छात्रों को ये पॉडकास्ट का ट्रेनिंग दे रहे हो। तो दोस्तों, आज कृष्ण जी कल्पित मिलती वो दो चीज़ और भी बढ़िया रही, क्योंकि एक तो 40 साल आप निरंतर अठूं जुड़ेड़ा रहे हो, और एक मेज कार्यक्रम करने लग रहा तो एक शहद माखी आई, तो शहद माखी तो फूल पर आवे जिठे खुशबू आवे। और दो शायरा आप के तरीकों में बात ने कही है कि आस की हुनर फूल स्यों सीख ले, तितलियां खुद रुकेगी सदाए ना दे, एक कोई शायर कहे। और एक बंदे ही बात ने यहाँ कही है कि किरदार फूलों सादा करो, लोग चाहेंगे फिर खुशबुओं की तरह, यहाँ करके एक लाइन। तो बहुत अच्छा लगे कृष्ण जी कल्पित साहब से बात करके। और मैं तो वो पॉडकास्ट सुनने वाला साथी इन क्योंकर सुनेगा, इन क्योंकर जो है वो समझेगा, माने ध्यान नहीं है। मगर आज मैं यहाँ मानूँ कि कविता की एक लंबी क्लास, सृजन की एक लंबी क्लास, और मारे जिस्या साहित्य में रुचि रखना, प्रेम रखना लोगों के लिए आ एक औषधि है, एक घूंट है, एक बोतल है। और निश्चित तौर से थे कार्यक्रम ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगा, लाइक करोगा। देश विदेश में बैठे साथियों से एक आग्रह और करना चाहूँ, इन दौरान मारी जुबान से कोई भी टप्पो गलत निकल गया है तो आप मैंने माफ़ करियो, और उद्देश्य कोई की दिल दुखानो नहीं है। शुक्रिया दोस्तों। और थे आ भी बताइयो कि मैं जयपुर में हटा हूँ, तो और आपने क्यों मिलना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।